अपने इष्ट देव श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम करके आरंभ करता हूँ आज का कार्यक्रम। श्री हनुमान जी महाराज के सिद्धपीठ स्थान सालासर धाम राजस्थान से मैं डॉक्टर अमित कुमार दाधीच आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। वर्षफल या वर्ष कुंडली के विषय में हमारी यह वीडियो सीरीज़ चल रही है। इसी सीरीज़ का यह 5th पार्ट लेकर आज आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हूँ। इस वीडियो सीरीज़ के सभी पार्ट्स देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को या कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक को टच करके वह सभी वीडियोस देख सकते हैं, या हमारे चैनल पर वर्षफल की प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने वर्षेश के बारे में काफ़ी चर्चा की, ईयर लॉर्ड के बारे में काफ़ी चर्चा की, लेकिन वर्षेश का निर्णय कैसे किया जाता है, यह कैसे डिसाइड होता है कि यह ग्रह वर्षेश बनेगा, आज इसी बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, वर्षेश का निर्णय करने के लिए हमें 5 ग्रहों को लिख लेना होगा और फिर उन 5 ग्रहों में सबसे ज़्यादा बल किसका है यह देखना होगा, और उस ग्रह की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है क्या। यदि ऐसा है तो वही ग्रह वर्षेश होगा। वर्ष कुंडली में दृष्टि का अलग ही कॉन्सेप्ट है। जैसा कि आप जन्म कुंडली में दृष्टियां देखते हैं कि सभी ग्रहों की 7वीं दृष्टि होती है, इसके अलावा मंगल की 4थी और 8वीं भी होती है, गुरु की 5वीं 9वीं भी होती है। ऐसा नियम वर्ष कुंडली में नहीं है। वर्ष कुंडली में ग्रह जहाँ है वहाँ से दूसरे, 12वें, छठे, 8वें इन 4 स्थानों को छोड़कर सभी स्थानों पर दृष्टि रखता है। हालांकि इस दृष्टि में भी भेद किए गए हैं। कुछ दृष्टि मित्र दृष्टि है, कुछ दृष्टि शत्रु दृष्टि है, कुछ दृष्टि गुप्त शत्रु दृष्टि है, कुछ दृष्टि गुप्त मित्र दृष्टि है। लेकिन वर्षेश का निर्णय करने के लिए आपको यह मित्र शत्रु दृष्टि की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल यह देखना है कि जो ग्रह वर्षेश बन रहा है उसकी दृष्टि लग्न पर है क्या। यदि लग्न पर दृष्टि है तो वह वर्षेश बनने का अधिकारी है, और यदि नहीं है तो फिर हम दूसरा बलि ग्रह देखेंगे कि जिसकी दृष्टि लग्न पर पड़ रही हो। तो आइए अब देखते हैं कि वे 5 ग्रह कौन से हैं जिनमें से एक को हम वर्षेश चुनेंगे। तो सबसे पहला है आपकी जन्म कुंडली में लग्न का स्वामी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जन्म कुंडली के लग्न का स्वामी शनि है, तो हमने शनि लिख लिया। इसके बाद दूसरे नंबर पर हम देखते हैं कि वर्ष कुंडली में लग्न का स्वामी कौन है, तो वह भी वर्षेश बनने का अधिकारी है। यहाँ इस उदाहरण में शनि ही वर्ष कुंडली के लग्न का स्वामी भी है, इसलिए हमने यहाँ शनि लिख लिया। ऐसा भी हो सकता है कि कोई दूसरा वर्ष लग्न आता और दूसरा ग्रह वर्ष लग्न का स्वामी होता, तो हम वह लिखते। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है मुंथा जिस भाव में है उस भाव का स्वामी कौन है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मुंथा 8वें भाव में है और 8वें भाव का स्वामी सूर्य है, तो सूर्य भी वर्ष कुंडली का वर्षेश बनने का अधिकारी है, इसलिए हमने सूर्य को भी लिख लिया। अब देखिए, चौथा जो अधिकारी होगा वर्षेश बनने का वह होगा यदि आपका दिन में वर्ष प्रवेश हुआ है, यानी वर्ष कुंडली में जो टाइम है वर्ष कुंडली का वह अगर सूरज उगने के बाद का है और सूरज अस्त होने से पहले का है तो वह दिन का वर्ष प्रवेश माना जाएगा। उस स्थिति में सूर्य जिस राशि में होगा उस राशि का स्वामी ग्रह वर्षेश बनने का अधिकारी होगा। लेकिन यदि रात्रि का जन्म हुआ, यानी सूर्य अस्त के बाद और अगले दिन सूर्य उदय से पहले का यदि जन्म है इस बीच का, तो चंद्रमा जिस राशि में होगा उस राशि का स्वामी वर्षेश बनने का अधिकारी होगा। तो इस उदाहरण में आप देखेंगे कि इनका वर्ष प्रवेश दिन का है, तो सूर्य जिस राशि में है उस राशि का मालिक वर्षेश बनने का अधिकारी हुआ। और चौथा है त्रिराशिपति। यह त्रिराशिपति क्या होता है यह आपको यह सामने आ रही टेबल से पता चलेगा। देखिए, अगर वर्ष लग्न मेष आता है, यानी वर्ष कुंडली में मेष लग्न आ रहा है और दिन में जन्म हो तो सूर्य त्रिराशिपति होगा, रात्रि में जन्म हो तो गुरु राशिपति होगा, वृष लग्न है और दिन में जन्म है तो शुक्र त्रिराशिपति होगा, और रात्रि में जन्म है तो चंद्रमा त्रिराशिपति होगा। इसी तरह सारे लग्नों के लिए आप देख सकते हैं। तो जैसे कि इनका मकर लग्न है और इनका वर्ष प्रवेश जो है वह दिन में हुआ है, तो इनका मंगल त्रिराशिपति होगा, तो हमने मंगल भी लिख लिया। तो यह 5 ग्रह आ गए। इन 5 में से हम देखेंगे कि जिसका बल सबसे ज़्यादा हो
और उसकी लग्न पर दृष्टि भी हो तो वह वर्षेश बनने का अधिकारी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मंगल का बल सबसे ज़्यादा आ रहा है। अब आप कहेंगे कि यह बल कैसे निर्धारित किया? तो इस बल को निर्धारित करने की थोड़ी कैलकुलेशन है। वह कैलकुलेशन भी आप सीख सकते हैं। वर्षफल से संबंधित हर बुक में, हर पुस्तक में यह कैलकुलेशन दी गई है। आप वह पढ़कर भी सीख सकते हैं। और आप कहेंगे तो हम इस पर वीडियो भी बना देंगे, लेकिन वह कैलकुलेशन करने वाला काम थोड़ा लेंदी है, थोड़ा लंबा है। तो आप हर वर्ष कुंडली के लिए शायद वह कैलकुलेशन नहीं कर पाएँ, तो आपको सॉफ्टवेयर की या एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए, मैं तो मोबाइल में कोई भी एप्लीकेशन यूज़ नहीं करता हूँ वर्ष कुंडली बनाने के लिए, तो आपको वह तो खुद ही खोजनी पड़ेगी। पीसी के लिए, अपने पर्सनल कंप्यूटर के लिए या लैपटॉप के लिए मैं आपको एप्लीकेशन बता सकता हूँ, लेकिन पेड जो भी सॉफ्टवेयर हैं उनमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमियां आती है। वर्ष कुंडली में हो सकता है कि बिल्कुल भी कमी ना आए, बल निकालने में और वर्ष कुंडली की किसी भी तरह की कैलकुलेशन में कोई कमी ना आए, लेकिन कहीं ना कहीं उस सॉफ्टवेयर में कोई ना कोई कमियां हैं। मैंने जितने भी पेड सॉफ्टवेयर चेक किए हैं, इसलिए मैं किसी भी पेड सॉफ्टवेयर का नाम नहीं लूँगा। एक फ्री सॉफ्टवेयर है जगन्नाथ होरा, जे होरा भी जिसे कहा जाता है। वह आप इंटरनेट से अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें भी आप वर्ष कुंडली निकाल सकते हैं और ये ग्रहों का पंचवर्गीय बल आपको स्पष्ट मिल जाएगा। कौन ग्रह वर्षेश बना है, मुंथा कहाँ आई है, सारी दशाएं, सब कुछ उसमें सही सही आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। तो यहाँ मंगल सर्वाधिक बलवान है और आप देख सकते हैं कि वर्ष कुंडली में मंगल 11वें घर में बैठा है। तो 11वें घर के कारण से उसकी तीसरी दृष्टि लग्न पर हुई। तो इस कारण से मंगल इस कुंडली का वर्षेश हुआ। और मंगल इतना बलवान है और वह वर्षेश बना है, लाभ स्थान में अपने स्वयं राशि में बैठा है। इसी वजह से आर्थिक मामलों में यह वर्ष इनके लिए काफ़ी अच्छा रहा। साथ ही जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि मंगल अगर वर्षेश बने तो विरोधियों को हारना पड़ता है। तो इस वर्ष में इनके जो भी विरोधी बने उनको अंत में हारना पड़ा। अब इस वर्षेश के निर्णय में कई सवाल उठते हैं। मान लीजिए किसी भी ग्रह की दृष्टि लग्न पर नहीं हुई, तो उस स्थिति में वर्षेश किसे मानेंगे? उस स्थिति में मुंथा जिस राशि में है उस राशि के स्वामी को ही वर्षेश मानेंगे, यानी मुंथेश को ही वर्षेश माना जाएगा। अब इसमें भी एक अपवाद है कि चंद्रमा को जल्दी से वर्षेश नहीं बनाया जाता। वह यदि सबसे बलवान है और उसकी लग्न पर दृष्टि है, फिर भी उसको वर्षेश नहीं बनाया जाता, कुछ एक परिस्थितियों को छोड़कर, कुछ एक अपवाद को छोड़कर। मान लीजिए चंद्रमा बहुत बलवान है, इन पंचाधिकारियों में सर्वाधिक बलवान है और उसकी दृष्टि भी लग्न पर है, फिर भी चंद्रमा को वर्षेश नहीं बनाया जाएगा। तो किसको बनाया जाएगा? दूसरे नंबर पर जो बलवान है, सेकंड बलवान जो है, उस ग्रह को, और उसकी दृष्टि भी लग्न पर है, उस ग्रह को वर्षेश माना जाएगा। लेकिन मान लीजिए एक भी ऐसा ग्रह नहीं मिलता कि जिसकी दृष्टि लग्न पर हो, लेकिन केवल चंद्रमा की दृष्टि लग्न पर है और वह सर्वाधिक बलवान भी है। तो उस परिस्थिति में क्या करेंगे? ऐसी परिस्थिति में सबसे पहली बात है कि चंद्रमा यदि किसी ग्रह से इत्साल करता हो तो वह ग्रह वर्षेश माना जाएगा। यह इत्साल क्या होता है, इसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियोज़ में बताएंगे। यदि चंद्रमा कई ग्रहों के साथ इत्साल करे तो उन ग्रहों में जो सबसे ज़्यादा बलवान हो उस ग्रह को वर्षेश माना जाएगा। और तीसरी बात यह है कि यदि चंद्रमा किसी ग्रह से इत्साल नहीं कर रहा हो तो वर्ष कुंडली में जो चंद्र राशि का स्वामी है उसी ग्रह को, यानी चंद्रमा जिस राशि में है उस राशि का जो स्वामी है उसी ग्रह को वर्षेश माना जाएगा। चंद्रमा को वर्षेश तभी माना जाता है जब वर्ष कुंडली में कर्क लग्न हो और जिसमें चंद्रमा स्थित हो, यानी वर्ष कुंडली का लग्न कर्क लग्न आया हो और चंद्रमा उसमें बैठा हो और यह चंद्रमा सबसे बलवान हो। या फिर चंद्रमा को वर्षेश तभी माना जाता है जब पंचाधिकारियों में सबसे बलवान चंद्रमा हो और वह लग्न को देखता भी हो और वर्ष का प्रवेश रात्रि में हो और जो त्रिराशिपति है वह भी चंद्रमा ही हो। यह सारी कंडीशंस अगर फुलफिल होती है तो ही चंद्रमा वर्षेश माना जाएगा। तो वर्ष कुंडली में वर्षेश का निर्णय कैसे किया जाता है, यह आज मैंने आपको इस वीडियो में बताया। आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट और शेयर भी ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।